चलो लेट्स स्टार्ट। ओके बस कैसा लग रहा है? लग रहा है कि जिस चीज में करियर बनाना है उसकी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई आपकी आज। तो देखो सेकेंड स्टेज स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्ट कॉल्ड टैक्स। मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट नाम नहीं बताया, खाली टैक्स बोला। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं जब मन में टैक्स आता है, टैक्स क्या होता है वो नहीं पूछ रहा मैं पूछना चाहता हूं टैक्स कितने टाइप का होता है आपके अकॉर्डिंग हिमांशु? बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि हाउस टैक्स और मेनी टैक्सेस। कौन से? इनकम टैक्स, हाँ हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, और चल दो आप बताओ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, अदर टैक्सेस। ओके देखो, एक ने बोला हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस। इसने बोला डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, टैक्स कितने टाइप का होता है। मैंने ये नहीं बोला टैक्सेस के नाम बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं आज इस क्लास में कितने टाइप के बच्चे बैठे हैं, आंसर है दो, बॉयज और गर्ल्स। अगर आप नाम गिनाओ, रमन, हिमांशु, गगन, आदित्य, अंजलि, हर्षिता, दिशा, डिंपल, ये क्या हो गए इनके नाम। तो जो आप बता रहे थे ना, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जीएसटी, ये तो टैक्स के नाम है। मैं तो टाइप पूछ रहा था कितने ग्रुप्स हैं जिसमें आप टैक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो उसके कितने ग्रुप है? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ध्यान से क्यों सुनना है, सीएस के बच्चे खास तौर से पूरा पेपर एमसीक्यू है। अगर क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया ना, कुछ और टिक करके आ जाओगे। और एग्जामिनर को पता होता है कि आपने क्वेश्चन को क्या इंटरप्रेट किया है, वो जान के गलत ऑप्शन रखता है उसके अंदर, जब कंफ्यूज होकर गलत टिक करके आओगे। इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है। तो जल्दी से, टैक्स होता है दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके डिंपल, क्या लगता है क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्ट पे किया जाता है, और इनडायरेक्ट पापा की जेब से निकाल के दिया जाता है ना? हाँ नहीं, अच्छा हाँ क्या, चलो कोई बात नहीं। आप बताओ आपका नाम क्या है? अनुप। क्या इनडायरेक्ट टैक्स? वो होता है सर जो होटल वगैरह पे होता है, जो बिल पे आता है। ओके आपको क्या लगता है? हमारा टैक्स कोई और पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, हम उसको देते हैं, वो गवर्नमेंट को देता है, ये लैंग्वेज सही है। तो सुनो, डायरेक्ट टैक्स नाम बता रहा है डायरेक्टली, यानी जिस पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके जमा कर रहा है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपके पापा मम्मी बड़े भाई या बहन कोई जॉब कर रहे होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, पैसा किसने कमाया? उन्होंने। वही उस पर टैक्स निकालेंगे, गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जिसने कमाया उसी ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? एग्जांपल लेके बताता हूं। मुझे ना ये फोन खरीदना था, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने भैया फोन कितने का है, मतलब डिंपल की तरह नहीं बोला भाया ये फोन कितने का है भाया, ओनली 1 लाख भाया, ऐसे नहीं बोला, नॉर्मल कितने का फोन है, उसने बोला 1 लाख का। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, मैं जाने लगा, उसने रोक लिया, कह रहा सर इस पे ना जीएसटी भी होता है। मैंने कहा कितना? कह रहा सर ज्यादा नहीं, बस 18,000। मैंने कहा 18% जीएसटी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 लाख का फोन था, उस पे 18% के हिसाब से 18,000 का जीएसटी, मैंने उसको 1,18,000 दिए, मैं अपना फोन लेके आ गया। मेरा आपसे क्वेश्चन, शॉपकीपर के पास 1 लाख की वैल्यू है, 18,000 का जीएसटी है, क्या वो पूरे 1,18,000 अपनी पॉकेट में डाल सकता है? नहीं। क्यों? 18 क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसने 18,000 लिया, जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो ये 18,000 का जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचा, ये शॉपकीपर की पॉकेट से निकला था या कंज्यूमर की पॉकेट से निकला था? कंज्यूमर की। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन मेरे पे था बट डिपॉजिट किसी ने और ने किया, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। पर डायरेक्ट में क्या होता है, जिसने अर्न किया उसी को टैक्स देने का बर्डन था, उसने खुद डिपॉजिट कर दिया। फर्क समझ आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? इसी से आपको इनके नाम पता लग जाएंगे। इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट?
इनडायरेक्ट यहाँ पे आ गया। इनडायरेक्ट में आपको एक और चीज पढ़नी है, कस्टम्स। जब भी कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो किसी और कंट्री से, तो भी आपसे एक टैक्स चार्ज होता है, वो है कस्टम ड्यूटी। ये आपके 3 टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट का एग्जांपल जीएसटी और कस्टम्स। ये तीनों टैक्सेस हमको इस लेवल पे पढ़ने हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं तीनों। 50-50। और अगर नया सिलेबस आप पे इंप्लीमेंट हो गया सीएस वाले बच्चों, 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपका सिलेबस होगा फॉर दिसंबर 2023। ठीक है, चलो जल्दी से, हाँ जी चलो जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। फ्रेश कॉपी प्लीज, इसे नोट करो, चलते हैं आगे जल्दी से। ठीक है, अभी हमने देखा टैक्स होता है दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिस पे लगा उसी ने पे करा, इनडायरेक्ट किसी और ने पे किया। डायरेक्ट का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट का जीएसटी और कस्टम्स। ओके, तो टैक्स कितने टाइप का होता है ये जान लिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैं बात करता हूं, रुको, हम बात करते हैं इसकी। यहां देखो पूरी भीड़ है यहां पे, हम बात करते हैं इसकी। ये देखो अभी दिख जाएगा इसकी। ये लड़का दिख रहा है, रमन। रमन ना क्लास का डॉन है। कौन है क्लास का? डॉन। रमन को एक दिन लगा यार मुझे ना पैसा कमाना है, तो रमन ने क्या किया, रमन खड़ा हो गया इस एकेडमी के बाहर गेट पे कि जो बच्चा अंदर आएगा वो रमन नाम का टैक्स जमा करेगा, हफ्ता रमन नाम का टैक्स दोगे तो क्लास में एंट्री, वरना नहीं दूंगा। सबसे पहले पता है क्लास में कौन आई? ये एक शरीफ सी लड़की। सबसे शरीफ लड़की कौन है क्लास की? हाँ देखा, सब जानते हैं तुमको। सबसे पहले क्लास में आई ये लड़की शरीफ से, देखो हंस रही है, देखो हर्षिता आई, इसने रोक लिया, देखो रमन हर्षिता रोक लिया। पता क्या बोला? हर्षिता क्लास में अगर जाना है ना तो मुझे देना पड़ेगा रमन नाम का टैक्स, वरना क्लास में एंट्री नहीं है। हर्षिता मुझे बताओ, आप कितने भी शरीफ क्यों ना हो, क्या इसको रमन नाम का टैक्स दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे। इसने पता क्या बोला, मुझे ना कुंफू आता है, मैं नहीं दे रही टैक्स। रमन पिट गया। मुझे बताओ हर्षिता ने इसको रमन टैक्स क्यों नहीं दिया? वैलिड नहीं है। क्या बोला इसने? वैलिड नहीं है। वैलिड कब होता है? जब गवर्नमेंट लगाती है। पक्का? इसने क्या बोला, रमन तू रमन है, एक इंसान है, तू गवर्नमेंट नहीं है, हम नहीं दे रहे टैक्स, चल जाए यहां से। रमन खुश, रमन डर गया, कोई बात नहीं मांगा टैक्स, चलो। पर हिमांशु ने बोला सर ये वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया था। एक दिन ना हिमांशु मस्त रात को 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड चैटिंग कर रहा था, एकदम घंटी बजी, टिंग टोंग, डोर खोला, सामने पता है कौन खड़ा है? मित्रों आज से, कौन लग रहा है कौन खड़ा होगा? मोदी जी। कह रहे हैं मित्रों आज से रात को 12 बजे के बाद अगर अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हो ना, तुम्हें 1000 रुपए का गर्लफ्रेंड टैक्स देना पड़ेगा। क्या लगता है देना पड़ेगा? नहीं। क्यों? वो गवर्नमेंट है, तूने बोला वैलिड दे गवर्नमेंट के लगाते ही, अब क्यों नहीं देगा भाई? तू नहीं बोला, अब क्यों नहीं देगा? सर हाँ, पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा सर, यानी कि आज मोदी जी चाहें तो भी कोई टैक्स नहीं लगा सकते। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट ही हो गया, गवर्नमेंट के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। उन्होंने जब लिखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ साफ लिखा था मनमानी नहीं चलेगी भाई। वहां पता है क्या लिखा था? ध्यान से पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 265 ने, आर्टिकल नंबर 265 ने क्या बोला है? नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि लिखा है अगर टैक्स लगाना है पहले उसका क्या लेके आओ? लॉ। जैसे इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया, जीएसटी लगाने के लिए जीएसटी का एक्ट आया, कस्टम लगाने के लिए कस्टम का एक्ट आया। इंडिया में जो भी टैक्स लगाना चाहते हो पहले क्या लेके आओ? उसका लॉ, कानून, लॉ। रमन टैक्स क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि रमन का लॉ नहीं था। मोदी जी हिमांशु के ऊपर गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने का टैक्स क्यों नहीं लगा पाए? उसका लॉ नहीं था। यानी अगर इंडिया में कोई भी टैक्स लगाना है पहले क्या लेके आओ? उसका लॉ। आर्टिकल नंबर 265। गुटका थूक के बोल ले। हाँ 265। अब सेकेंड क्वेश्चन, सर
लॉ तो ले आएंगे, पर लॉ कौन बना सकता है? मैं, तुम, मोदी जी, गवर्नमेंट, कौन? तो आंसर आया पार्लियामेंट। दोनों पार्टीज बैठेंगी, वोट होगा, फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो साइन करेगा, तब जाके बनेगा लॉ। ये कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 245। दोनों आपके एग्जाम के एमसीक्यू। टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, किसने बोला? आर्टिकल नंबर 265 ने। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। किसने बोला? आर्टिकल 245 ने बोला। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो ये भी हो गया, टैक्स कौन बना सकता है और टैक्स कौन लगा सकता है, हो गया। पर बी आर अंबेडकर जी को एक और चीज थी। हाँ मैडम जी, आओ जी, आपका नाम? ऐसे मास्क लगाने से कोविड हट जाता है? या तो नोज के ऊपर मास्क कवर करो, खाली यहां तक मास्क का मतलब क्या है मुझे ये बताओ? कोविड क्या मुंह से आता है? हाँ चलो सुनो, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, अंबेडकर जी ने ये तो रख दिया कि टैक्स लगाओ, टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, बनाएंगे पार्लियामेंट, पर एक पता एक चीज और हो गई। अच्छा मुझे बताओ, डिंपल, घर में बड़ा भाई छोटी बहन कोई है? छोटी बहन है, छोटा भाई है, कैसा है? शरारती कैसा है? तुम्हारी तरह नहीं है? हाँ हिमांशु तुम बताओ, घर में कौन कौन है? छोटा कैसा है? ठीक है, मतलब देखो हर घर में छोटा भाई बहन होता है ना, ये बड़ा होता है। देखो ऐसा भी सिंगल मेरी तरह, सिंगल मेरी तरह। हाँ मैं सिंगल हूँ भाई, मेरे बाद ना मेरे घर में पता लग गया घर वालों को, एक झेल लो बड़ी बात है और नहीं कर सकते, छोड़ दिया, सिंपल। मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया में नॉर्मली होता है, अंबेडकर जी घर में भी होगा। उनको ना एक एग्जाम्पल समझ आया, उन्होंने देखा जब पापा घर में अगर भाई बहन दो हैं या दो भाई हैं, एक के पास 3 चॉकलेट रखे जाते हैं, ओए ये पकड़ 3 चॉकलेट, तुम दो भाइयों बांट लेना आपस में, एक तो उसको दे देगा, एक वो खा लेगा, पर जो तीसरी चॉकलेट है क्या लगता है आधी आधी करेगा नहीं करेगा? अगर वो बड़ा भाई है तो करेगा। इतने शरीफ होते हैं इंडिया में लोग, नहीं करेगा। क्लास में चाहे बोल दो, लगता है करोगे, नहीं करोगे। वो क्या करेगा? पावर का मिस यूज करना चाहेगा, मैं नहीं दूंगा चॉकलेट, मैं ही खाऊंगा। होता है ना ऐसा? कितना बड़ी शरीफ बन जाओ, ऐसा करते हो ना, ओए रख दे, रख दे। फोन आ रहा है इस बात। हाँ नहीं, बाद में करना, और रात को फोन करना भी नहीं, रख दो रख दो रख दो। हाँ सिंपल। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर ये बोला होता कि टैक्स लगा लो तो पावर का मिसयूज होता, क्योंकि फोन रख दो, क्योंकि इंडिया में क्या होता, देखो इंडिया में क्या है ना, सीजी एसजी अलग अलग पार्टी से हो सकती हैं। आज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी पार्टी है? बताओ ना, बीजेपी। दिल्ली में कौन सी पार्टी है? दिल्ली में कांग्रेस है। सारे करेंगे स्लो क्लैप्स ऑन द काउंट ऑफ 3। दिल्ली में कांग्रेस है। हाँ, अरविंद केजरीवाल तो सोनिया गांधी का दोस्त है। हाँ, आम आदमी पार्टी। यानी कि सेंटर स्टेट अलग हो सकते हैं, और अगर सेंटर स्टेट अलग हैं, अच्छा हाँ, वेस्ट बंगाल में कौन है? इनकी ममता बनर्जी। ठीक है, मतलब अलग अलग पार्टीज हैं। तो अंबेडकर जी को पता था अगर टैक्स लगा के छोड़ दिया, जब लड़ेंगे आपस में, सीजी कहेगा मेरा, ममता जी कहेगा ऐसा कैसे, मेरा टैक्स है ना चोल बे। केजरीवाल क्या बोलेगा, मुझे टैक्स दो ना, मैं बैठ रहा हूं धरने के ऊपर, ये लड़ेंगे। तो अम्बेडकर जी ने ना एक नया आर्टिकल बनाया, 245 के बाद अगला क्या आता होगा? 246। वहां पावर बांटती है, 3 लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपने पढ़ी होंगी एसएसटी के अंदर 10th या 9th क्लास में जाके, कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। और ये पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट में जो चीज लिख दी गई वो पावर गई सीजी के पास, स्टेट लिस्ट में जो चीज लिख दी वो पावर गई स्टेट के पास, और कॉन्करेंट में जो लिख दिया पावर गई दोनों के पास। इतना पढ़ा था? आओ ध्यान से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनियन लिस्ट की, यानी वो चीजें जो पावर किसके पास है? सीजी के पास। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, हम खाली टैक्स की बात करने वाले हैं, बाकी पावर का क्या करना है हमको। तो जब मैंने लिस्ट को खोल के पढ़ना स्टार्ट किया, 1 2 3 करते करते मैं पहुंचा नंबर 82 पे। अब एक बात ध्यान से समझना, जहां आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल नंबर और लिस्ट में होते हैं एंट्री नंबर। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स और लिस्ट में एंट्री। एंट्री नंबर 82।
हाँ अच्छा। जैसे ही यूनियन लिस्ट पढ़ रहा था 82 नंबर पे किसने एंट्री मारी? टैक्सेस ऑन इनकम। प्यार से क्या बोलोगे? इनकम टैक्स। यानी इनकम टैक्स अगर यूनियन लिस्ट में डाला हुआ है मतलब इनकम टैक्स किसके पास जाता होगा? सीजे के पास कि एसजी के पास? सीजी के पास। और अगर यूनियन लिस्ट में लिख दिया मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं मांग सकती इनकम टैक्स। कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां लिखा हुआ है? एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट के पास कहां से आई? एंट्री नंबर 82 से आई। कौन सी लिस्ट का? यूनियन का। पर साथ में क्या लिखा हुआ है देखो जरा, अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। यानी हर इनकम पे टैक्स लगाओ, बिजनेस पे, प्रोफेशन पे, सैलरी पे, घर के किराए पे, बैंक के इंटरेस्ट पे, जो इनकम कमाया उस पे टैक्स ऑन लेगा सीजी। एक को छोड़ के, कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई खेती कर रहा है उससे पैसा कमा रहा है उसकी भी इनकम है, उस पे टैक्स सीजी नहीं मांग सकती, मना कर दिया। क्योंकि वो पावर किसको दे दी? पावर स्टेट को। बोला एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। एंट्री नंबर 46 कौन सी लिस्ट का? स्टेट। और आपको पता है आज तक पूरे इंडिया में इस पे कोई टैक्स नहीं चार्ज करता, एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स। कहां से चार्ज करोगे? ऑलरेडी सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स हमारे, उन पे टैक्स लगा दोगे तो बहुत बड़ा वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा आपका। तो एग्रीकल्चर पे आज तो टैक्स नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन, कल को जाके अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना पड़ जाए कौन लगाएगा? सीजी या एसजी? एसजी। क्यों? पावर किसके पास है? एसजी के पास। एंट्री नंबर 46 कौन सी लिस्ट का? स्टेट लिस्ट का। क्लियर इतना? ठीक है। अच्छा अब यहां तक रिवाइज कराना। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए हमको? लॉ। आर्टिकल नंबर 265। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल 245 पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आर्टिकल 246 इनकम टैक्स कौन लगाएगा? सीजी लगाएगी। कहां लिखा है? एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है सर, यूनियन हो गई सीजी की, स्टेट हो गया स्टेट का। कॉन्करेंट किसका होता होगा? दोनों का। अच्छा अगर दोनों का है तो मुझे एक बात बताना, दोनों का मतलब दो निकल सकते हैं। पहला मतलब दोनों साथ बैठेंगे टेबल पे, लॉ बना देंगे। दूसरा, दोनों अपना अपना लॉ बनाएंगे, एक ही चीज के दो लॉ, स्टेट का अलग सेंटर का अलग। दोनों में से क्या लगता है कॉन्करेंट मतलब? दूसरा वाला, स्टेट तू अपना देख, सेंटर तू अपना देख, या फिर दोनों साथ मिलके एक लॉ बनाएंगे कि कंफ्यूजन ना रहे? क्या लगता है? अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा ठीक है, क्या लगता है हर्षिता? अलग अलग। साथ बैठ के। कौन कौन कह रहा है साथ बैठ के? कि सर क्यों कंफ्यूजन करना, एक ही चीज पे दो लोग बनाने? 1 2 3 4 कह रहे साथ बैठ के। 5 कौन कह रहा है तू अपना देख, तू अपना देख? कौन कौन? हाँ हाँ तुम बताओ। अलग अलग। मंसूर अभी तो पूछा, अभी तो पूछा। हाँ कॉन्करेंट में सोचो, ये बात है 1950s की। 1950 में आता ना कॉन्स्टिट्यूशन, लिखना पहले स्टार्ट कर दिया होगा। उस समय इनको लगा यार अभी तो हम आजाद हुए हैं, और इससे पहले उन्होंने हम पे रूल कैसे किया ब्रिटिशर्स ने? डिवाइड एंड रूल करके। यानी हम लोग तो बटे हुए हैं। अब मैं बोलूं साथ बैठ के काम करो, लगता है वोटिंग मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इतने बच्चे की जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं, यहां बोलूंगा ना एक रूल बनाते हैं, आधे मानेंगे आधे नहीं मानेंगे, तो ये तो कंट्री चलाने का लॉ है। तो उनको लगा भाई साथ बैठे काम नहीं हो सकता इंडिया में, तो क्या बोला? सेंटर तू अपना देख, स्टेट तू अपना देख। जैसे कि बात करूं एजुकेशन की, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल कितने टाइप के होते हैं? कुछ होते हैं केंद्रीय विद्यालय जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, कुछ होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल, ये आते हैं स्टेट्स के अंदर। यानी एजुकेशन पे अलग लॉज हैं, कुछ लॉ सेंटर के हैं, कुछ लॉ स्टेट के हैं। ऐसे ही होता है आपका डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये किसके अंडर आते होंगे? सेंटर के। पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट के। चिल्लाता ना केजरीवाल पुलिस हमारे अंडर कर दो, अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, नहीं कर पा रहे वो। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे दोनों के अपने अपने लॉज हैं, सब अपना अपना काम चलाते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्करेंट में
कौन सी पावर है? साथ मिलके पावर है कि अलग अलग कर लो? अलग अलग करो। खत्म तीनों लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। एक ने बोला सिर्फ सीजी का, एक ने बोला सिर्फ एसजी का, और कॉन्करेंट ने क्या बोला? दोनों का अपना अपना। साथ मिलके एक्ट बनाने की पावर है या नहीं है? नहीं है। 1950 में सपना भी नहीं आया उनको ऐसा करने का। पर आपने सुना 2017 में 1 जुलाई को एक टैक्स आया था नया। कौन सा आया था? जीएसटी। जब जीएसटी आया था ना, मोदी जी हर दिन टीवी पे क्या बोलते थे? 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स। कितना बोला था उन्होंने ऐसा? अगर 1 नेशन का 1 टैक्स है तो मतलब सीजीएसटी ने मिलके बनाया होगा टैक्स, तभी तो ला पाए एक टैक्स, वरना तो अलग अलग टैक्सेस होते। पर एक साथ टैक्स बनाया कैसे? वो तो पावर ही नहीं है। और हमने अभी जाना, जब तक पावर नहीं मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से, नहीं बना सकते लॉ। या तो पावर ही नहीं है, ये तो कहते हैं अपना अपना लॉ बनाओ। तो कैसे आया होगा जीएसटी, मुझे बताओ। कुछ समझ आया? नहीं आया? आया ना? आपको आया? बताओ कैसे आ गया? 50-50। हाँ, पार्लियामेंट में बहस आपने कर ली, पर पावर तो होनी चाहिए ना। मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट के ऊपर एक बॉडी बैठी है, बुक बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला अपना अपना बनाओ जी, साथ मिलके बात करने, साथ मिलके काम करने की बात ही नहीं करी। कैसे बना दिया होगा जीएसटी? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल डाला गया। अभी तक कौन सा आर्टिकल था? 246। एक नया आर्टिकल आया 246A। छोटा ए नहीं, बड़ा ए, कैपिटल ए। और इसमें लिखा कि 246A कहेगा हम एक नया टैक्स बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा? जीएसटी, जब दोनों साथ मिलके बनाएंगे। यानी जीएसटी के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी, एक नया आर्टिकल लाना पड़ा। नया क्यों लेके आए? पुराने के पास साथ बैठ के काम करने की पावर ही नहीं थी। तो यह बात ध्यान रखना, खास तौर पर एग्जाम में सारे के सारे टैक्सेस एंट्री नंबर से आते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, जीएसटी, क्योंकि वो किससे आता है? आर्टिकल नंबर से। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जीएसटी कहां से आया? एंट्री 246 से, आर्टिकल 246A। उसमें भी पता कैसे थे? छोटा ए की बड़ा ए। तो क्या लिख के आओगे? एंट्री 246 बड़ा ए। मैं कैपिटल ए बोल सकता हूं, पर वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, बड़ा ए दिमाग में बैठ जाएगा। तो बताओ जीएसटी कहां से आया है? एंट्री का आर्टिकल, आर्टिकल 246 बड़ा ए। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चाहो तो शॉर्ट में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी कर लो, जल्दी। चलो, हाँ चलो जल्दी रिवाइज करो एक बार। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सिर्फ डिंपल पिंपल बताएगी। टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 265 में। हर्षिता बताएगी लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कहां लिखा है? 245 में। पावर कहां बैठी हुई है? 246 में। इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां लिखा है? एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। जीएसटी कहां से आया? एंट्री के आर्टिकल, आर्टिकल 246A बड़ा ए। वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया टैक्स कितने टाइप का होता है, कौन लगा सकता है। अब बात करते हैं टैक्स किसको पे करना होता है। कौन कौन टैक्स पे करता होगा? सर जो इनकम कमाएगा वो पे करेगा। अगर इनकम की बात कर रहा हूं, यानी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं विद इनकम टैक्स। आपके 50 नंबर का सिलेबस। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इनकम टैक्स। अगर मैं इनकम टैक्स बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? डीटी की कि आईडीटी की? डीटी की। चलो आज स्टार्ट करते हैं विद इनकम टैक्स। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, किस किस को इनकम टैक्स जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है? सिर्फ एक इंसान को या कंपनी को भी, एक फर्म को भी, एक एचयूएफ को भी? किसको? सबको। सबको पक्का? सोच लो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो। अगर मुक्कू भाई, मुकेश अंबानी टैक्स पे कर रहा है, वो इंडिविजुअल, उसकी वाइफ नीता अंबानी टैक्स पे कर रही है, इंडिविजुअल। उनकी एक छोटी सी कंपनी है, रिलायंस नाम की, सुना होगा, गरीब सी कंपनी। रिलायंस सुना है? छोटी नहीं है, बड़ी है। अच्छा, रिलायंस वो तो कंपनी है, क्या वो भी टैक्स पे करती होगी? हाँ। यानी कि सर जो पैसा कमाएगा टैक्स पे करेगा, वो चाहे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, कोई भी है। पक्का? ऐसा तुम बोल रहे हो? हाँ सोच लो। ठीक है, यानी कि कहीं लिखा तो होगा बात ये, ऐसा तो हवा में तो बोला नहीं होगा कि जो कमाएगा पे कर देगा।
तो इसके लिए पता है क्या लिखा हुआ है, ये वो पर्सन है, क्या है वो पर्सन, जिनके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज हो सकती है। ये वो पर्सन है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं, बस एक काम करना है, क्या, इनकम कमानी है। इनकम कमाओगे टैक्स पे कर दोगे, इनकम नहीं कमाओगे टैक्स पे नहीं करोगे, पर ये इनके अलावा और किसी से टैक्स नहीं मांगेंगे। सर बचा कौन, और देख लेते हैं। पहला कौन सा है, इंडिविजुअल। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पढ़ा था ना, एक कर्ता होता था, फैमिली बिजनेस 3 जनरेशन तक। अब तो लड़कियां भी अलाउड है बनना की मेंबर, पता है ना इतना, वेरी गुड। एक होती है पार्टनरशिप फर्म और एक होता है LLP, यो के होवे से, अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सर ये ना हाइब्रिड फॉर्म होता है, इसमें कंपनी फर्म दोनों के फीचर होते हैं, पर ये हमने कहां पढ़ा था, लॉ में ना। इनकम टैक्स क्या आता है, LLP भी क्या है, फर्म, ये भी क्या है, फर्म। हम तो सेम मानते हैं भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, जो टैक्स फर्म पे करेगी वही टैक्स LLP पे करेगी, खत्म। यानी कि हम सिंपल क्या बोलने वाले हैं, फर्म। एक जगह फर्क आएगा तो बता दूंगा, उसके अलावा फर्म इज इक्वल टू LLP इनकम टैक्स में, लॉ में नहीं, सिंपल। 3 बताओ नाम क्या हो गया, इंडिविजुअल, दूसरा क्या है HUF, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी। कौन सी कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, OPC, डोरमेंट, स्मॉल, कौन सी, सारी, कोई भी कंपनी। ये तो बता दिया। पहले इस पे आओ, लोकल अथॉरिटी। डिंपल कह रही सर हम इंटरनेशनल पढ़ने वाले हैं, आप लोकल पढ़ा रहे हो, अच्छी। क्या लगता है लोकल अथॉरिटी क्या होता होगा, MCD और MCG, ये क्या है, लोकल अथॉरिटीज। तो मुझे बताओ, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया ना एक तरह से, ये क्या इनकम टैक्स पे करते होंगे, ये लोग इनकम क्या कमाते होंगे, गवर्नमेंट इनको देती है, हम भी इनको देते हैं, पता है आपको। हम भी MCG, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव को एक टैक्स जमा करते हैं, जो इसने बताया था, हाउस टैक्स। हाउस का टैक्स, वाटर का टैक्स किसके पास जाता है, MCG के पास। तो अगर ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का टैक्स कौन लेके जा रहा है, MCG नहीं, नाम बताओ, लोकल अथॉरिटी। तो अगर मैं बोलूं इसका टैक्स कौन ले रहा है, लोकल अथॉरिटी ले रही है, पक्का, ओके। अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की। क्या लगता है ये क्या होता होगा, कोई बताना चाहेगा? अगर आप पार्टनरशिप बोल रहे हो तो वो तो ऑलरेडी यहां पे फर्म में आ गया ना मैडम, अलग से क्यों बनाया। अब मैं बताता हूं। अभी आते आते हमारी तन्वी जी ने बोला था बहुत ट्रैफिक था सर, है ना, मानेसर से आते हो, बहुत ट्रैफिक था। और कहां ट्रैफिक लगता है गुड़गांव, मुझे बताओ, आसपास हर जगह लगता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऑफिस के टाइम में यहां से बस स्टैंड जाना है, ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। बस मोदी जी को आया आइडिया, क्यों ना बस स्टैंड से सीधा ब्राइट कॉमर्स एकेडमी तक एक बना दे एलिवेटेड फ्लाईओवर, सीधा वहां चढ़ो सीधा उतरो एकेडमी पे। अच्छा आइडिया, ट्रैफिक कम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो उनको याद आया मोदी जी को, इंडिया के टॉप की कॉन्ट्रैक्टर पता है कौन है, कौन है, तन्वी। तन्वी बोला तन्वी टॉप की रोड, फर्स्ट रोड बनानी है, इसे बोला बना दूंगी मोदी जी, 100 करोड़ मिलेंगे, बना दूंगी मोदी जी, 1 महीने में चाहिए। पागल हो मोदी जी, कैसे बना दूं 1 महीने में, इतना वर्कफोर्स नहीं है मेरे पास, कम से कम 2 महीने तो दो। वो नहीं बोला कम से कम 25-30 साल तो दे बाबा, वो नहीं बोला, 2 महीने मांगे। मोदी जी ने बोला नहीं करना है तो 1 महीने में, बना नहीं करना। उसको लगा मैं कर तो सकती हूँ पर 1 महीने में कैसे करूं, इतने लोग नहीं है मेरे पास। फिर इसको याद आया मेरी एक और फ्रेंड है जिसका भी सेम गांव है, वो कौन है बताओ, बताओ बताओ, तुम्हें से बताओ कौन है इसकी फ्रेंड, दीपांशी। बोले इसने फोन किया, दीपांशी, इसने बोला हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो 100 करोड़ का है, तो साथ में काम करेगी, हाँ चलो। दीपांशी ने बोला देख मेरे वर्कफोर्स भी ले ले, तू तेरे वर्कर मेरे वर्कर साथ मिलके 1 महीने बना देंगे रोड। उसने बोला ओके चल खोलते हैं पार्टनरशिप हम। दीपांशी बोला ना, पार्टनरशिप नहीं करूंगी, मैंने सुना है जहां पार्टनरशिप होती है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं, दोस्ती खराब नहीं करनी, पार्टनरशिप तो नहीं करूंगी। तो तन्वी कह रही है अरे पार्टनरशिप नहीं करनी बाबा तो काम कैसे करे साथ में। उसने बोला क्यों, अकाउंट्स का एक चैप्टर नहीं सुना तुमने, जॉइंट वेंचर नाम का। उसने बोला सुना तो है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, 2 पार्टीज मिलती हैं,
एक काम करती हैं, अपना अपना पैसा लेती हैं, निकल जाती हैं। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, जॉइंट वेंचर। अब अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया रोड बनाने का, इसमें एक थी तन्वी, एक थी दीपांशी। ये दोनों कौन से पर्सन है? इंडिविजुअल और इंडिविजुअल। अगर दो या ज्यादा इंडिविजुअल्स साथ मिलके काम करते हैं पर वो पार्टनरशिप नहीं करते, दोबारा, दो या ज्यादा इंडिविजुअल्स साथ मिलके काम करते हैं पर वो पार्टनरशिप नहीं करते, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI। ऐसी बॉडी जिसमें सारे क्या हैं? इंडिविजुअल। पर सर अगर दीपांशी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी होती और तन्वी एक इंडिविजुअल होती, अब एक इंडिविजुअल और कंपनी साथ मिलके काम करना चाहते हैं, उसे क्या बोलोगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यानी अगर दो या ज्यादा लोग मिले और वो अलग अलग तरीके के हैं, कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई कंपनी, उसे क्या बोलोगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP। पर अगर पुल्स ग्रुप में सारे के सारे इंडिविजुअल हैं तो क्या बोलोगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म AOP BOI। आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं पूछने वाला है इनको, बस मैं खाली याद करा रहा हूं। कभी नहीं आएगा वो क्या डिफाइन करो AOP को, डिफाइन करो BOI, ये नहीं पूछते आपसे। सिंपल आएगा AOP ने इतनी इनकम कमाई, बताओ कितना टैक्स, खत्म, हमें ही जानना है। बस मैं खाली नाम याद करा रहा हूं आपको। और लास्ट क्या बोला? अदर्स। क्या बोला? अदर्स। एवरी आर्टिफिशियल अदर्स, सिंपल। तो कौन कौन से पर्सन हो गए? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, चाहे पेपर MCQ हो, मैं MCQ तरह नहीं पढ़ाने वाला, मैं पढ़ाऊंगा डीप में। क्योंकि जब आपका पेपर पूरा लिखने वाला होता था, ये था फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का 5 नंबर के लिए, which are the 7 type of persons as defined in the income tax act। और 7 नाम लिख के आओ, 5 नंबर तुम्हारे। तो आओ याद करते हैं नामों को, एक बार रीडिंग करना, कौन कौन से? ठीक है, आओ, हाथ ऐसे, सबके हाथ ऐसे, हाँ चलो। अब मुझे कॉपी करना। इंडिविजुअल मतलब कितने लोग होते हैं? एक। चलो, एक बंदा इंडिविजुअल, बोलो ऐसे, एक बंदा इंडिविजुअल। क्या कर कुछ नहीं करना, उसे उंगली को कर रहा है, यहां देख, हाँ चलो, एक बंदा इंडिविजुअल, बोलना भी है एक हाथ से, एक बंदा इंडिविजुअल। 2 बंदे HUF बोल सकते हैं ना? चलो, एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे HUF, साथ मिल गए तो क्या खुल जाएगी? फर्म। फर्म नहीं देखा को? चलो चल दोबारा, एक बंदा क्या होता है? इंडिविजुअल, 2 क्या हो सकते हैं? HUF, साथ मिल गए तो फर्म। कंपनी का आपने एक फीचर पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न। वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? कंपनी अमर है, कंपनी नहीं मरती। गोइंग कंसर्न को एक्शन में लेके आना है, कंपनी गोइंग, कंपनी गोइंग, कंपनी गोइंग। इसे क्या याद रखना? गोइंग कंसर्न। पर बोलोगे क्या? कंपनी। किसका फीचर है ये? कंपनी का। चलो आ जाओ, एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे HUF, लॉयर साहब, हाँ, एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे HUF, साथ मिल गए तो फर्म। ये क्या है? कंपनी। जिम क्या करने जाते हो, क्या बनाने जाते हो? बॉडी। तो अगर ये बोलूं, ये क्या है? बॉडी। बॉडी बोलोगे AOP BOI, क्योंकि ऐसे करते ही मन में जाएगी बॉडी, पर मुंह से क्या निकलना चाहिए? AOP BOI। ये क्या था? लोकल अथॉरिटी, बाकी सब अदर्स। आओ एक्शन दोबारा, चलो, एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे साथ मिल गए तो फर्म। ये क्या है? कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। दोबारा दोबारा दोबारा, 5 नंबर की बात है, कम ऑन। एक बंदा इंडिविजुअल, मेहंदी लगा के रखने, कर ले, चल, एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे साथ मिल गए, ये क्या है? कंपनी। रुक गए अब तो कंपनी, आगे चल लो। दोबारा, एक बार, अब जिसने नहीं किया ना, मैं यहां बुला कर आऊंगा। हाँ, एक बंदा, 2 बंदे साथ मिल गए, ये क्या है? कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी और अदर। पक्का? ठीक है, अब मैं करूंगा साइलेंट, ओके, तुम बोलोगे कौन सा एक्शन है वो, ठीक है? चलो, अब घर जाके ना इसको 3 बार करना, 3 बार बोल के 2 बार साइलेंट। मतलब साइलेंट कैसे होगा? मन में बोल रहे होगे।
जब तक कोई आके बोल ना दे अबे पागल क्या कर रहा है, तो बोलना मैं तू पागल 5 नंबर पक्के कर रहा हूं अपने। सिंपल। याद हो गया इतना? पर ये तो नाम याद हुआ। अगर ये डेफिनेशन है तो आपको लॉ में पढ़ा होगा आपने, हर डेफिनेशन किस सेक्शन में होती है? सेक्शन नंबर 2 में। चलो 2 तो याद हो जाएगा सर, ये 31 का क्या करूं? अभी कराता हूं। आओ जरा खोलो ब्रैकेट को। 2 इंटू 3 प्लस 1 कितने बनाता है? 7 टाइप के पर्सन। खत्म, बन गए 7 टाइप के पर्सन। 231। सिंपल। कर लोगे याद? पक्का? तो जरा बताना पर्सन कितने टाइप के होते हैं? सेक्शन क्या है? 2 क्लोज 31। कौन कौन से हैं? मुझे ना दिखाई नहीं देता, सॉरी सुनाई नहीं देता, बस दिखता है। okay. बहुत बढ़िया, चलो जल्दी नोट करो। डन दिवे? दिशा ओके, ठीक है डन। चले आगे, चल। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पर्सन है, पर्सन का मैंने क्या बोला था? इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है या पड़ सकता है? फर्क पता है दोनों का? इनकम टैक्स पे करना है, लायबिलिटी बन गई। पे करना पड़ सकता है, लायबिलिटी बन सकती है। मुझे बताओ, जब डिंपल पैदा हुई थी ऐसे से हो गई थी, छोटी सी बच्ची थी? पक्का? डिंपल पैदा हो गई, पैदा होते ही वो कौन सा पर्सन बन चुकी है? इंडिविजुअल। तो जैसे ही पैदा हुई आ गए वो मित्रों, चलो इंडिविजुअल हो, टैक्स पे करो, ऐसा किया होगा क्या? नहीं, क्योंकि अब ये क्या है? इंडिविजुअल। इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ सकती है। और जैसे ही आ गई अब पर्सन पर्सन नहीं रहता, पता है क्या बन जाता है? अ से सी। क्या बन जाता है? अ से सी। यानी असेसी कौन है? इतना नहीं याद करना। असेसी मींस वो इंसान, वो पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई, वो क्या बन गया? असेसी। असेसी क्या पर्सन से ही निकला होगा? पक्का ना? कितने पर्सन थे? 7। लो जी, 7 तरह के पर्सन निकला, सेक्शन बन गया 2 क्लॉज 7। सिंपल। पर्सन का सेक्शन कैसे याद किया था? 2 इंटू 3 प्लस 1, 7 तरह के पर्सन। 7 तरह के पर्सन मिलाते हैं से बनता है असेसी, 2 क्लॉज 7। अब एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बताना ट्रू या फॉल्स। एवरी पर्सन इज एन असेसी, ट्रू या फॉल्स? हर पर्सन असेसी होता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एवरी असेसी इज अ पर्सन, ट्रू, क्योंकि एसएससी कहां से निकला है? पर्सन से। चलो जल्दी नोट करो ये, इसके आगे लिखना क्या सुन लो। असेसी मींस अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स इज पेबल। बस इतना नोट कर लो, दैट्स इट, आगे नहीं करना, इतना बहुत है बस। हो गया था नोट? ठीक। अच्छा
एक बार जरा मुझे याद दिलाना, भूल गया मैं, हमने कितना पढ़ लिया। टैक्स कितने टाइप का होता है? 3 ना? 2 होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए? लॉ चाहिए। आर्टिकल नंबर 265। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल 245। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 246। इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर पे कौन लगाएगा? स्टेट। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। जीएसटी एंट्री आर्टिकल 246 ए। छोटा है ना? बड़ा है? बड़ा है। अच्छा ठीक है। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 7। कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, हाँ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। सेक्शन 2 क्लॉज 31 2 into 3 + 1। पर्सन क्या बन सकता है? असेसी। जब उस पर क्या आ जाएगी? इनकम टैक्स की लायबिलिटी। सेक्शन 2 क्लॉज 7 ही क्यों? क्योंकि 7 तरह के पर्सन से निकला है। ओके, अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। ये क्वेश्चन बताएगा क्या आप 5वीं क्लास से तेज है या नहीं है। बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं लोगों से मैं। चलो, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? साल। मेरा क्वेश्चन है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो मेरी क्लास का है, हिमांशी से। हिमांशी मुझे ये बताएगी, हिमांशी, एक साल कितने तरह का हो सकता है? कितने टाइप के साल होते होंगे? 2। कौन कौन से? हाँ 2 पूरा। कौन कौन से? जिसमें 365 डेज होते हैं और एक में 366 होते होंगे। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। वेरी गुड। और टाइप बता गगन? बस। हाँ, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। वेरी गुड। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। सर कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी से दिसंबर का, फाइनेंशियल शुरू होता है अप्रैल से मार्च का। इतना हमने पढ़ा है ना? वेरी गुड। इनकम टैक्स पढ़ने का छोटा सा प्यारा सा रूल, सब भूल जाओ। जो पढ़ा था भूल जाओ। इनकम टैक्स के अपने साल चल रहे हैं, आओ जानते हैं वो साल कौन से होते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स बना है 2 वर्ड से, इनकम और टैक्स। वो कह रहे हैं बाबू मोशाए, जब तुम हमको टैक्स लाके दोगे ना, उस साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। यानी वो कौन सा साल है? द ईयर इन विच taxes are paid। सिंपल। यानी असेसमेंट ईयर में क्या होता है? टैक्सेस पे करते हैं। ये डेफिनेशन विद टाइम में चेंज करूंगा आपकी, अभी के लिए इतना समझो फर्स्ट क्लास के लिए। असेसमेंट ईयर का मतलब द ईयर व्हेन टैक्सेस आर पेड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहां पे टैक्स जमा कर रहा हूं गवर्नमेंट को जाके, तो मैंने इनकम कब कमाई होगी? इससे पहले कि इसके बाद में? इससे पहले कमाऊंगा पक्का। ऐसा नहीं होता पहले टैक्स जमा कर दूं इनकम कमाता रहूंगा, तो पहले कमाता हूं। तो अगर ये असेसमेंट ईयर है तो टैक्स कौन सा होगा? इसके आगे वाला कि पीछे वाला? पीछे वाला। तो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी इस साल क्या करते हैं? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। सिंपल। उसे क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ते थे डेफिनेशंस का ना। सेक्शन नंबर 3 जो क्या बताता है? व्हाट इज प्रीवियस ईयर। बस एक याद कर लेना, 2 सबसेक्शन 9 जो बोलता है असेसमेंट ईयर। तो बताओ असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, टैक्स जमा करते हैं? टैक्स। पैसे का कमाते हैं? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का सेक्शन 3, असेसमेंट का 2 का 9। क्या समझ आया? अच्छा, अब मुझे बता दो, पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, पैसे एक बार कमाओगे, 2 बार की जिंदगी भर कमाते रहोगे? कमाते ही रहोगे ना। यानी कि इनकम तो हर साल कमा रहे हो, टैक्स भी उसके अगले साल पे कर रहे हो गवर्नमेंट को जाके। पर जो एग्जाम का क्वेश्चन आपका आएगा वो क्या बोलेगा? 5 साल की इनकम पे टैक्स निकाल दो, या आपको 1 साल पकड़े बोलेंगे? आपको 1 साल के बोलेंगे ना भाई। आपका 3 घंटे का पेपर है, अब किसी एक इंसान की इनकम थोड़ी निकालनी है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उन्होंने बोल रखा है भाई साहब देखो, अगर आपका एग्जाम 2023 में है, कब है? 2023 में। अगर आपका एग्जाम 23 में है, अब वो चाहे मई 23 हो, जून 23 हो, नवंबर 23, दिसंबर 23, उन्होंने आपका प्रीवियस ईयर बुक कर दिया है। बोला ये है आपका प्रीवियस ईयर, हम आपसे एग्जाम में इसी साल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और आपका प्रीवियस ईयर पता है कौन सा है? 22,
23 जो शुरू होता है 1/4/2022 को, खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। यानी ये वो डेट्स हैं जिसका डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, वही आपको सॉल्व करके आना है। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन में डेटा 1 अप्रैल 2022 से पहले का दिया हो, उसे इग्नोर कर देना, वो कंफ्यूज करने के लिए है। आपके इंस्टीट्यूट ने आपका साल डिफाइन कर दिया, कौन सा है? 22-23, यानी 1 अप्रैल 22 से पहले का भी नहीं देखना, 31 मार्च 23 के बाद का भी नहीं देखना। वो अगर दिया है तो कट कर देना, वो कंफ्यूज करने के लिए। हमें कौन सा डेटा चाहिए? 22-23 का, बस। अगर प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को, तो असेसमेंट ईयर कब शुरू हो जाएगा? अगले दिन 1/4/23 को। कब खत्म होगा? 31 मार्च 24 को। 23 कैसे मैडम? 24 कैसे होगा ना? यानी साल कौन सा हो गया? 23-24। याद रखना, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। असेसमेंट ईयर 23-24। याद ना भी करो तो 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सब में लिखना पड़ेगा, हो जाएगा याद। चलो जल्दी से नोट करो, नोट करा जल्दी से। अच्छा मुझे जल्दी बताओ, प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? 22-23, 22-23। कब शुरू होता है? 1/4/22। खत्म कब होगा? 31 मार्च 23। उस साल क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। टैक्स कब पे होता होगा? असेसमेंट ईयर में 23-24। ओके, प्रीवियस ईयर में पैसे कमाते हैं, किस सेक्शन ने बोला? सेक्शन 3 ने। असेसमेंट ईयर में टैक्स पे होता है, किसने बोला? 2 सबसेक्शन 9। चलो देखो हमने कैसे स्टार्ट किया पढ़ना। पहले देखा टैक्स कितने टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर देखा कौन लगा क्या टैक्स लगाना क्या चाहिए? लॉ, आर्टिकल 265। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, आर्टिकल 245। पावर बांट दी 246 में। इनकम टैक्स गया सीजे के पास, यूनियन का 82। एग्रीकल्चर गया स्टेट के पास, उसका 46। जीएसटी के लिए दोनों को साथ मिलना था, कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, आर्टिकल 246 बढ़ाए। उसके बाद मैंने देखा टैक्स कौन पे कर सकता है? पर्सन। कितने तरह के? 7। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। 7 तरह के पर्सन, 2 क्लॉज 31। पर्सन बन सकता है असेसी, 2 क्लॉज 7। फिर देखा पे कब करना है? असेसमेंट ईयर में, 2 क्लॉज 9। पे से पहले कमाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3। इतना फ्लो समझ आया? फ्लो। अब बात आती है सर आपने अभी बोला इनकम टैक्स 2 वर्ड से मिलके बनता है, इनकम और टैक्स। टैक्स तो जान लिया, इनकम बताओ ना, कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? तो मुझे बताओ, अगर आज पैसे कमाने हैं, क्या क्या जरिए इनकम कमाने के? कोई जरिया बताओ पैसे कमाने का। सर किडनैपिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, सट्टेबाजी। जॉब कर लो। जब कहीं जॉब करोगे आपको क्या मिलेगा? कौन सी? सैलरी। यानी एक तरीका हो गया सैलरी पैसे कमाने का। गगन और क्या तरीका? सर सट्टेबाजी। हाँ इलीगल है, वेरी गुड, अच्छा बोला लीगल। इनकम टैक्स को लीगल इलीगल से मतलब नहीं है। इनकम टैक्स खाली क्या बोलता है? तुमने कमाया हमको दो, सिंपल। हाँ बहुत सिंपल। वो कह रहा है तुमने कमाया ना, कैसे भी कमाया हमें दो। यानी कल अगर हिमांशी ने रमन को उठा के किडनैप कर लिया, इमेजिन करो हर्षिका ने रमन को उठा के किडनैप कर लिया और इस पे पैसे मिल गए इसको, इनकम टैक्स क्या बोलेंगे? ला टैक्स पे कर, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो बात अलग है, जैसे ही टैक्स निकलेगी वो फोन कर देंगे, हेलो पुलिस कुछ टैक्स आया है ये लो। सिंपल। हाँ इनकम टैक्स को लीगल लीगल से फर्क नहीं है। रेंट, घर किराए पे चढ़ाया, रेंट, वेरी गुड, इनकम का सोर्स हो गया। वेजेस सैलरी एक ही बात है। बिजनेस, सर बिजनेस करना है, रमन का मन था बहुत बड़ा बिजनेस करना है, इसने 20 फीसदी के बाहर गोलगप्पे का ठेला खोल लिया, बिजनेस। हाँ मोमोज खोल ले चल। अच्छा जहां सुनना, एक होता है बिजनेस जब सामान बिकता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बिजनेस है या प्रोफेशन है? प्रोफेशन, ठीक है। उसने बोला था किराया, घर को किराए पे चढ़ाया, रेंटल इनकम हो गई। घर ही बेच दूं तो इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स।
उसके अलावा बहुत सारी इनकम होती है, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, शेयर पे डिविडेंड आता है, लॉटरी कर सकते हो, बेटिंग कर सकते हो, गैम्बलिंग कर सकते हो, ये सब होते हैं अदर्स। यानी इनकम टैक्स ने इनकम को 5 हेड्स में, 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा है जी। ये हैं आपके 5 ग्रुप्स। एक है आपका सैलरी, अब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट एम्प्लॉय, फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है सैलरी। जैसे ही घर को किराए पे चढ़ाया आपको रेंट मिलेगा ना, उसे कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी, यानी बात कर रहा है आपकी रेंटल इनकम की। और घर को ही बेच दिया तो कहां जाओगे, कैपिटल गेन्स पे। बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो तो ये रहा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इतना बड़ा थोड़ी याद करेंगे, शॉर्ट फॉर्म PGBP। ये पबजी नहीं है भाई, ये PGBP ध्यान रखना, ये इनकम टैक्स है पबजी मान लो, PGBP। बाकी सब अदर सोर्सेस। और ये 5 हेड्स नहीं है, ये आपके 5 चैप्टर्स हैं, और आपके पूरे सिलेबस का 70% यही है। हाँ, बस 5 चैप्टर करो, इनकम टैक्स 70% हो गया आपका डन। कौन कौन से हैं, सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। आप जब इसको पढ़ेंगे तो हम इन सेक्शंस के अंदर घूमेंगे। देखो, जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17, 15, 16, 17, 3 सेक्शन खत्म, बस 14 क्लास का चैप्टर। जब HP पढ़ाऊंगा 22 से 27, जब PGBP पढ़ेंगे 28 से 44, कैपिटल गेन के लिए 45 से 55, अदर सोर्सेस 56 से 59। एक चीज देख रहे हो, जो जहां खत्म हो रहा है अगला वहां शुरू हो रहा है ना सीरीज। कहीं टूटी है चेन? कहां सर? सर 18, 19, 20, 21। सर आपकी बुक में मिसप्रिंट हो गया, ये 4 सेक्शन नहीं है। मैंने बोला हाँ एग्जीक्यूटिव में, इंटर में नहीं है, तो मतलब सर फाइनल में आएंगे? नहीं। क्यों सर, मॉड्यूल में नहीं है क्या? नहीं सर। क्यों सर? 1992 में इनकम टैक्स एक्ट से कट हो चुके हैं, 1992 में इनकम टैक्स एक्ट से ही कट हो चुके हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, सर क्या था उनके अंदर, तब तुम पैदा हो गए थे क्या? मैं हुआ था? नो सर। तो क्या करना है जान के, जो आज है वो पढ़ लो ना भाई, जो 92 में कट हो गए थे, क्या मतलब उनसे? तो ये 4 सेक्शन हो चुके हैं कट, तभी यहां चेन टूटी है, बाकी पूरी चेन इंटैक्ट है। एक बार जरा नाम भूल जाओ, खाली चेन पढ़ के दिखाना, जरा पढ़ना, चेन देख के पढ़ लो, 15, 17 इंग्लिश जैसे मर्जी, हरियाणवी, भोजपुरी, बंगाली, जो 15, 17, 22, 27, 28, 44, 45, 55, 56, 59। मजा नहीं आया, छोड़ दो। अब ना तुम्हें क्या करना है, इसको हराना है, जितना स्लो इसने बोला स्पीड से हराना, चलो स्पीड से। 15, 17, 22, 27, 28, 44, 45, 55, 56, 59। कौन हरा सकता है इसको बताओ, हरा दो लॉयर साहब। अभी आऊंगा, उठ का। अच्छा गगन, तेरा बारी आने वाली है, रेडी हो जा, तू रगड़ना स्टार्ट कर दे, चलो जल्दी लॉयर साहब जल्दी। 17 to 20। अरे 70 कहाँ है? चलो 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59। 15 to 17, 22, 27, 28, 44। हाँ गलत हो गया दोबारा, देख के नहीं बैठ पा रहे, छी। 15 to 17, 22, 27, 28, 44, 45, 55, 56, 59। उठ गया? उठ गया ना? ब्रेकफास्ट कर लिया उसने, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, अब इस बाबू को पलने दो। हाँ 22 to 17, 22 to 27, 28 to 45, रुक जाओ, स्पीड सही थी, गलत हो गया, दोबारा बोल। 15 to 17, 22। हे क्या? सही तो पढ़ा है। हाँ सर पढ़, 15 to सर आपने भुला ही दिया। देख के बोल। 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45, 56 to 59। अटका ना जाके, दोबारा अटक जाता है क्या? दोबारा, अटकना तो नहीं है। 15, 17, 22, 27, 28, 44, 45। वेरी गुड मंसूर, कम ऑन। 15, 17, 22, 27, 28, 44, 45। ओके, सबसे ज्यादा बोलने वाली लड़की जानवी। अरे इसकी आवाज सुनने को कान तरस गए मेरे। चल 15 to 17, 22, 27, 28, 44, 44, 45, 46। है 40 45 है ही नहीं, देख के नहीं बढ़ पा रहे यार, दोबारा। 15 to 17, 22 to 27, 28, 44, 45, 55, 56। चलो मैडम
पीछे एक और जानवी। 15 to 17, 22, 27, 28, 45, 55, 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45, 55, 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45, 55, 60, 59. रमन 15 to 30, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 50, 50, ए देख के यार बड़ा सही बोल रहे हो। अटक गया ना यहाँ पे, सब ये अटकते पता है मुझे। चलो 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59. सही बोल डिम्पल पिंपल बिना देखे। हाँ ट्राई करो ना आराम से, धीरे धीरे सोच के। 15 से 17, 15 से 17, 22 से 28 से 27, 22 से 27। अच्छा काम करते हैं, चलते 1 by 1, रुकते 1 by 1। 15 से 17, अगला 22 से 27। अब देखो आपका काम क्या है, जहां एंड हो रहा है वहां उठाना है आपको। 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। चलो पहला 15 से 17। देखो 15 को मेरा बर्थडे होता है तो 15 से उठाएंगे। 15 से 17 अप्रैल आने वाला है। 15 से 17 बस यही चेन टूटी है। 22 से 27, 28 से 44, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। ठीक है, एक बार सारे आंखें बंद करो और खाली रेंज बोलने का ट्राई करो मन में। एक बार सारे आंखें बंद कर लो। हाँ चलो जल्दी से। अब तो पहली रेंज क्या है, आंखें बंद करके बोलने, रुक जाओ सबकी आंखें बंद, खाली बोलना आंखें बंद। पहली रेंज 15 से 17, दूसरी 22 से 27, तीसरी 28 से 44, चौथी 45 से 55, लास्ट 56 से 59। आंखें खोल लो। क्या रेंज माइंड में बैठ रही है? अच्छा कोई बात नहीं, रेंज बैठ गए तो सामने बैठाते हैं हेड्स को। सबसे पहला एग्जांपल क्लास का किसके ऊपर लो, नाम बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, हिमांशु, रमन, लॉयर साहब, गगन, मंसूर। जहां वोटिंग ज्यादा होगी। पहले रमन पे कौन कौन जाता है? रमन पे। मंसूर। चलो बात करते हैं मंसूर की। एक बाल इसके ऐसे आ रहा है सामने, इसके कान, ये नाक, ये। मंसूर रो रहा है। मंसूर क्या कर रहा है? सारे बोलते रहो प्लीज। मंसूर रो रहा है, इतना रो रहा है नाक से भी रो रहा है। मंसूर रो रहा है। हाँ मंसूर पता क्यों रो रहा है? कुछ काम वाम नहीं है करने को उसके पास। हाँ मंसूर काम करना चाहता है तो मंसूर ना गांव छोड़ के शहर में रहने आ गया। मंसूर कहां से आया? गांव से आ गया शहर, सिटी। मंसूर आके कह रहा है काम करूंगा जी। क्या लगता है सबसे पहले बिजनेस कर पाएगा, जॉब करनी पड़ेगी? बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए होता है, वो तो नहीं है अभी। भाई ने एक ढाबा ज्वाइन कर लिया। अब क्या लगता है जाते ही इसको मैनेजर बना देंगे, पहले वेटर ही बनना पड़ेगा? छोटो भाई बन गया ढाबे पे वेटर। क्या बोल रहा होगा? आलू पराठा, गोभी पराठा, सब्जी पराठा, क्या क्या होता है? बोल के दिखाना एक बार। अरे नहीं आता, बोले जान के बोलेगा भी नहीं। डिम्पल को आता है? डिम्पल तो वेज मोमोज, स्टीम मोमोज, तंदूरी मोमोज, चिकन मोमोज, वेज मोमोज। ठीक है, ये बन गया वेटर। जैसे ही वेटर बना, ढाबे से इसको मंथ में क्या मिल रही होगी? सैलरी। यानी भाई अब पहली इनकम कमानी स्टार्ट कर चुका है। कौन सी? सैलरी। जैसे ही मंसूर सैलरी कमा रहा है, वहां मोदी जी खुश हो रहे हैं कि कौन से सेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं? 15 से 17। चलो ढाबे पे खाना मिल गया, ढाबे वाले ने कपड़े भी दे दिए होंगे, पर कहीं रहना भी तो है भाई को। 3 नीड्स होती है इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान। अब क्या लगता है भाई घर खरीद सकता है, किराए पे रहना पड़ेगा अभी? भाई ने क्या किया, एक घर बनाऊंगा ना, मैंने बॉक्स बना दिया। भाई ने क्या किया, एक घर रेंट पे ले लिया। जैसे ही भाई ने घर रेंट पे लिया, इस बंदे की कौन सी इनकम हो गई? हाउस प्रॉपर्टी, एचपी की इनकम हो गई। जैसे ही बंदे की एचपी की इनकम हुई, मोदी जी के मन में क्या आया? 22 से 27। 15 17 था, यहां आ गया 22 से 27। चलो
अब भाई ग्रो कर रहा है, 2 हेड तक आ चुका है। अब कुछ साल बीत गए, भाई इतना अच्छा काम किया, बहुत कैपिटल जमा कर लिया। भाई कह रहा है अब मैं नहीं करता काम, अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, अपना बिजनेस। भाई ने इस ढाबे के सामने अपना ढाबा खोल दिया और नाम लग दिया मंसूर द ढाबा। मंसूर द ढाबा। जैसे ही भाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मोदी जी के मन में क्या आ रहा है अब, 28 से 44 कि ये खेलेगा PGBP, 28 से 44। चलो कुछ साल और बीते, अब भाई को लगा अब ना मेरी और भी नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चल रहा, एक और नीड है। तो भाई ने शादी कर ली अपनी चौथी नीड पूरी करने के लिए। क्या हो गया भाई, शादी कर ली। जैसे ही भाई ने शादी करी, पहले तो लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। बता भाई शादी कैसे करेगा, बता बता बता। शादी तेरी है, चलो मैं रख देता हूं नाम, नहीं बता रहा पक्का तू। भाई ने शादी कर ली इसके बचपन के प्यार से, राखी सावंत से। चलो मंसूर और राखी क्या जोड़ी है, वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी की, बधाई को बधाई। चलो शादी हो गई। अब शादी हो गई, अरे रुक जा, हाँ अब बताओ। चलो ठीक है, चलो बच्चे भी हो गए। छोटा मंसूर छोटी राखी, छोटा मंसूर छोटी राखी। बच्चे होंगे ना भाई, केपेबल है ना तू? हाँ पूछना पड़ता है भाई। हाँ ठीक, बच्चे भी हो गए। चलो हाँ, अरे पूछना पड़ता है, कईयों का मन नहीं होता। जैसे गगन है, जैसे बोला मैं शादी करेगा ही नहीं, है ना गगन? नहीं करूंगा, हाँ करूंगा। चलो कर ले। अब बताओ 4 बच्चे, राखी सावंत और मंसूर, क्या इस छोटे से किराए में रह पाएंगे? नहीं। तो गगन मंसूर ने क्या किया, जो ज्वेलरी वगैरह जमा करी थी उसको बेचा, घर खरीद लिया। जैसे ज्वेलरी बेची, इसे क्या हुआ होगा, कैपिटल गेन्स। भाई ने ज्वेलरी बेची, जैसी ज्वेलरी सेल करी घर लेने के लिए, क्या हो गया, कैपिटल गेन्स। पर जब इसने ज्वेलरी बेची, कोई देख रहा था इसको, कौन? मोदी जी। सेक्शन एक्टिवेट हो रहे मन में, कौन से? 45 से 55। मोदी जी कह रहे हैं बाबा क्या बात। अब भाई ने घर ले लिया, कुछ साल और बीते। अब पता है क्या हो रहा है, इसकी बैंक में FD है, वहां से आ रहा होगा इंटरेस्ट, उसने शेयर खरीदे उस पर आ रहा होगा डिविडेंड। इसकी बीवी बच्चे रोड पे जाके 10 का 100, 10 का 100, 10 का 100 कर रहे हैं। क्या हो रहा है, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब क्या है, अदर सोर्सेज की इनकम। और जैसे इसकी फैमिली IFOS कर रही है, क्या कर रही है, IFOS, वो कर रहे हैं IFOS, उनको देख के भाई कर रहा है अफसोस, वो अफसोस ये IFOS। पर मोदी जी क्या देख रहे हैं, 56 से 59। ये है आपकी जर्नी, मंसूर की कहानी, मेरी जुबानी, 5 सेक्शन। सुनो, सबसे पहले मंसूर ने क्या कमाया था, सैलरी, 15 से 17। फिर क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी, 22 से 27। अपना बिजनेस करूंगा, PGBP, 28 से 44। ज्वेलरी बेची, कैपिटल गेन, 45 से 55। अब बाकी सब 56 से 59। यहां तक समझ आया? इस कहानी को जल्दी से अपने वर्ड्स में नोट करो, जल्दी से, चलो अपने वर्ड्स में। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मंसूर की कहानी बनानी है, अपनी कहानी बनानी है, इसकी बनानी बनाओ। जल्दी नोट करो उस कहानी को अपने वर्ड्स में। अगर ये नोट कर लिया तो मुझे बताओ, हमने कुछ रेंज देखी है, देखो यहाँ पे 15, 17, 22, 27, 28, 44, 40, 45 रेंज देखिए। देखो रेंज को याद क्यों करा रहा हूं मैं आपको, सुनो। रेंज इसलिए याद करा रहा हूं कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया सैलरी का एग्जाम में, और क्वेश्चन ना कई बार सेक्शन आपसे पूछता है, क्वेश्चन आएगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सैलरी के किस सेक्शन की बात कर रहा है, या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस सेक्शन की बात कर रहा है, सिंपल। और आपको ये पढ़ के लग गया है तो सैलरी का, पर सैलरी का कौन सा मुझे नहीं आता। पर 4 ऑप्शन सुनना, ऑप्शन है 15, 20, 25, 30। क्या टिक करके आओगे, 15, क्योंकि 20, 25, 30 तो सैलरी के रेंज में ही नहीं आते। यानी रेंज का फायदा यह है कि अगर आपको सेक्शन नहीं भी आता है ना, तब भी आप तुक्का मार सकते हो उस रेंज के अकॉर्डिंग। ये बात समझ आई? अभी डे 1 है तो आपको रेंज याद करा रहा हूं, डे खत्म होते होते
15 से लेके 59 तक एक एक सेक्शन आपकी टिप्स पे होगा, याद करके, याद करना नहीं पड़ेगा, मैं करा दूंगा। लग रहा नहीं हो पाएगा ना सर? सर बता दो, लग रहा नहीं हो पाएगा ना? क्या लग रहा है, हो पाए नहीं हो पाएगा? इजी मुश्किल है? बता जेन्युइन आंसर, मुश्किल लग रहा है ना? अगर हो जाएगा, चलो विश्वास हुआ, थैंक यू। हाँ तुम्हें क्या लगता है हिमांशी? नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, अभी प्रूफ करेगा थोड़ी देर में कैसे होता है, मैं प्रूफ करेगा, टेंशन ना लो। अच्छा देखो एक बार मुझे बताना, हर हेड का पहला सेक्शन कौन सा है? 15, 22, 28, 44, 56। हर हेड के पहले पहले सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। क्यों बोलते हैं, क्या होता है, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना बस। हर हेड के पहले सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो बताओ, सैलरी की रेंज थी 15 से 17, तो सैलरी का चार्जिंग क्या हो गया? 15। एचपी की रेंज है 22 से 27, चार्जिंग क्या हो गया? 22। पबजी की रेंज है 28 से 44, चार्जिंग 28। कैप गेम्स की 45 से 55, चार्जिंग 45। अदर सोर्स की 56 से 59, चार्जिंग 56। अच्छा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जैसे हर लॉ में हर सेक्शन जो डेफिनेशन होती है सेक्शन नंबर 2 में होती है, ऐसे ही हर एक्ट का पहला सेक्शन पता है क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी, कि वो लगता कहां है एक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट लगता है कंपनीज पे, ऐसे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1 पता है क्या बोलता है? वो कहता है सेक्शन नंबर 1 आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में क्या लगता है? इनकम टैक्स एक्ट। अब तो सोचो चाइना में तो नहीं लगेगा ये एक्ट, वहां तो उनका एक्ट होगा, वरना पता लगे चाइना के छोटे से गांव में एक आंटी भुट्टे बेच रही है, मोदी जी पहुंच गए, भुट्टे बेचा, बिजनेस 28 से 44, वो भुट्टे देगी? मतलब टैक्स देगी? नहीं देगी। पर इंडिया में देना पड़ेगा। यानी आईटी एक्ट कहां लग रहा है? होल ऑफ इंडिया। इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर कि एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर? इंक्लूडिंग अभी से या शुरू से? शुरू से। शुरू से। इनकम टैक्स जब से बना है तब से लग रहा है पूरे इंडिया पे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इनडायरेक्ट टैक्सेस अब लगने स्टार्ट हुए थे, बात ध्यान रखना। जब से 370 हुआ था तब से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स शुरू से लग रहा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 लिखो जल्दी से, क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। लिख लिया? ठीक है, अच्छा डन इतना? चलो अब मुझे जरा जल्दी से रिवाइज कराना एक बार। सेक्शन 1 क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी, क्या कहां लगता है? अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 में क्या होती हैं? डेफिनेशन। हमने ये पर्सन की पढ़ी थी, क्या था सेक्शन 2 क्लॉज 31। कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7। कौन कौन से बताना एक बार? इंडिविजुअल, एचयूए, फर्म, कंपनी, यूपीपीआई, अथॉरिटी और अदर्स। पर्सन क्या बन सकता है? असेसी। 2 क्लॉज 7। कैसे याद किया? 7 तरह के पर्सन निकला असेसी। असेसी वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लायबल हो सकता है। इनकम किस साल कमाते हैं? पिछले साल, प्रीवियस ईयर में। सेक्शन नंबर 3। टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। 2 क्लॉज 9। एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22, 23। और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 23, 24। ठीक है जी। टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, आर्टिकल नंबर 265। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल 245। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 246। इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर पे टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46। जीएसटी एंट्री के आर्टिकल 246 कौन सा है? बड़ा है। ठीक है जी, ओके। इनकम के 5 हेड्स होते हैं। सैलरी की रेंज 15 से 17, एचपी की 22 से 27, पबजी 28 से 44, कैप गेम्स 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन, सैलरी का चार्जिंग 15, एचपी का 22, पबजी का 28, पीजीबीपी का 45, अदर सोर्सेज 56। आपके सेक्शन याद नहीं होते आपको?
1 घंटा हुआ है क्लास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 अराउंड 20 सेक्शन तो आपको याद हो ही गए 1 घंटे के अंदर। तो क्या 5 महीने के सिलेबस में हम सारे याद नहीं कर लेंगे? बस सारे मिला के ना आपको अंडर 100 सेक्शन याद करने हैं, अंडर 100 5 महीने में। 1 घंटे में आपको 20 में से अगर 18 भी याद है तो क्या हो नहीं जाएंगे याद? मैंने कहा ना टैक्स याद मैं कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। आपका काम क्या है, जो मैंने पढ़ाया घर जाके रिवाइज कर लो बस, और होमवर्क कर लो। होमवर्क बहुत मिलने वाला है। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। टैक्स को आप लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देनी है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। देखो इंडिया में 3 तरह की प्रोफेशनल बॉडीज हैं, एक है सीए, एक है सीएस, तीसरी है सीएमए। आप समझो एक बात, आपको किसी का ऑडिट करना है, ऑडिट वो खाली एक ही इंसान कर सकता है, कौन? सीए। ऑडिट यहां हो गया और कॉस्ट ऑडिट यहां चला गया। अब मुझे बताओ, आपने एक नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको उसको ऑडिट कराना तो जाना ही पड़ेगा, पावर इनके पास है। आपको ना बनवाने हैं बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या रहता है, किसके पास जाओगे? सीए के पास ही जाओगे ना, क्योंकि आपको क्या लगता है अकाउंट्स मतलब सीए। आप अकाउंट में यहां पहुंच गए, आपको देखना है आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कॉस्टिंग कैसे, किसके पास जाओगे? सीएम में। आपको लीगल कंप्लायंसेस देखने हैं, किसके पास जाओगे? सीएस। यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे इधर उधर नहीं देखना भाई। कॉस्ट मतलब सीएमए, अकाउंट्स मतलब सीए, लॉ मतलब सीएस। अब मुझे बताओ, टैक्स ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। कोई डिग्री तो नहीं चाहिए ना इसके लिए आपको। जिसको नॉलेज है वो जाके कंसल्टेंसी दे सकता है आराम से और पैसे कमा सकता है। अब एक बात बताओ मुझे, जब आप सीएस बन के निकलोगे, आप रैंक होल्डर हो, मान लिया मैंने सीएस बन के निकल गए, आप इंटरव्यू देने गए। अब अगर आप रैंक होल्डर हो तो आपके साथ जिनका इंटरव्यू हो रहा होगा वो भी रैंक होल्डर्स होंगे, सेम बेंच बुलाते हैं ना। और रैंक होल्डर नहीं है, नॉर्मल हो, आपके साथ नॉर्मल लोग होंगे। पर एक बात की श्योरिटी है, जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसको पता है कंपनी लॉ हो, सिक्योरिटी लॉ हो, लेबर लॉ, इकोनॉमिक लॉ हो, इस सारे लॉ सीएस को अच्छे से आते होंगे। और आपको पता आते ही होंगे, इतना लॉ पढ़ाते हैं आपसे। तो आप लॉ के अंदर कितना ही पढ़ लो, आप उस पर एज नहीं ले सकते अपने कॉम्पिटिटर पे। तो लॉ आपको भी आता है, लॉ उसको भी आता है। पर अब बात करते हैं कैसे एज लें। अकाउंट्स में एज लेने का फायदा नहीं है, आपको मिलना ही नहीं काम कभी। कॉस्ट आपको मिलना ही नहीं काम कभी। ऑडिट काम मिलना ही नहीं आपको। पर टैक्स, टैक्स तो हर पर्सन पे लग रहा है। टैक्स के लिए डिग्री भी नहीं चाहिए कोई, बस नॉलेज चाहिए। तो आप बताओ, जब आप इंटरव्यू टेबल पे गए, आपको उस बंदे ने देखा, अरे लॉ में तो अच्छे मार्क्स और टैक्स में अच्छे मार्क्स हैं, उसने टैक्स से क्वेश्चन पूछे, आपने बता दिए। तो वो सोच रहा है, यार मैंने सीएस हायर करना था और मुझे एक टैक्स का कंसल्टेंट भी हायर करना था। दोनों की सैलरी सोच रखी है उसने 50,000, 50,000, 1 लाख की। देख रहे आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, आपने आंसर भी दे दिए, तो क्या वो आपको 50 की जगह 80 ऑफर नहीं कर सकता? पर तो दोनों कम संभाल ले मेरे अंडर। उसको फायदा क्या है, 20,000 बच रहे हैं, आपको फायदा क्या है, 80 मिल रहे हैं। ये कब होगा, जब टैक्स में आपके पास नॉलेज होगी। और बताऊं मैं आपके पास मुझसे पढ़ने का और फायदा, पूरी दुनिया सीएस के बच्चे एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे टैक्स में, कि एमसीक्यू तो है, पर मैं आपको प्रॉपर चीजें बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको क्लास में नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं जो इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, एक्स्ट्रा 25,000 पर महीना कमा सकते हो सब्जेक्ट से आप। लॉ जितना मर्जी पढ़ लो, एक्स्ट्रा नहीं कमा पाओगे। हर बंदा लॉ पढ़ के आएगा अपने से, काम ही आपका वही है। बाकी सब्जेक्ट का फायदा नहीं है, टैक्स में आपको ही फायदा है। जो हर महीने 25 एक्स्ट्रा कमा के दे सकता है, पर उसके लिए आपको टैक्स को पढ़ना पड़ेगा पार पे, सी और सीएमए लेवल पे आके। लेवल कम होगा तो मार्क्स पैसे क्यों देंगे एक्स्ट्रा आपको यार? तो पैसे निकलवाना बहुत डिफिकल्ट काम है, वो तभी होगा अगर नॉलेज होगी। और इनकम टैक्स तो आपका फाइनल में है भी नहीं, सिर्फ जीएसटी है फाइनल में आपका। यानी जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ लिया वही पढ़ लिया, तो इसको ऐसा लेके चलना है आपको। तो मैं आपसे डे 1 पे सब बच्चे से पूछता हूं, ऐसा नहीं कि एक ने आंसर दिया बाकी मत देना, अपना अपना आंसर। आपको टैक्स हर्षिता कैसे पढ़ना है? सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है या इस तरह से पढ़ना है कि मैं करियर ऑप्शन लेके चलूं? श्योर हो? चलो कौन कौन कह रहा है करियर ऑप्शन लेके चलना है? सारे कह रहे हो। देखो आता जोश में कह रहे हो, पर भाई वेट टाइम आता है तो हालत खराब हो जाएगी। ये तो इतनी मेहनत सर, पर अगर आज प्रॉमिस कर दिया तो निभाऊंगा मैं, फिर 5 महीने तक पूरा। देख लो आप क्या होते हैं। मेहनत करनी है, मैं कोई फर्क नहीं करूंगा क्या सीए, क्या सीएस, क्या सीएम है। इतनी मेहनत करने वाले हैं हम लोग। हम पढ़ते कैसे हैं, क्लास में पढ़ाऊंगा, आपने देख लिया कैसे पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक में याद भी करा दूंगा। होमवर्क करके आना है, टाइम पे आना है, जब टेस्ट होंगे उसमें मार्क्स आपको अचीव करने हैं।
उसके अलावा हर चैप्टर खत्म होते ही हम देखते हैं सीएस के अंदर, अगर सीएस का बच्चा है तो सीएस का, सीए का तो सीएमए का, सीएमए सीएमए, पिछले 5 साल के उस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सारे सॉल्व करते हैं। उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। तो सोचो, जब अपने डेली का कर लिया, मेरे 1000 क्वेश्चन दिए सॉल्व कर लिए, पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व कर लिया, तो फेल होने का चांस बनता है क्या? कोई पेपर कहां से आ जाएगा? अब मैं आपको बताता हूं अपने बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर। मैंने आज तक अराउंड 1800 बच्चे पढ़ाए हैं, टैक्स की बात कर रहा हूं, चाहे सीए का हो, सीएस का हो, सीएमए का हो। और आपको पता है इन कोर्स में रिजल्ट कितना आता है? 4% 5% का। यानी कि अगर 1800 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं तो अराउंड, अगर हिसाब लगाऊं रिजल्ट का, तो 90 बच्चे पास होने चाहिए थे। चलो 100 मान लेते हैं मोटा मोटा। मेरे कितने बच्चे पास हो गए होंगे टैक्स में? मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, टैक्स में 1800 में कितने बच्चे पास हो गए होंगे? 500, 600, 700, क्या लगता है? क्या लगता है? 500, 1600, 1600, बड़ी फिक्र है। अगन 1000, 900, 800, 900। हाँ जी, इसका मेरा फिगर है 100% रिजल्ट। एक बच्चा भी मेरा फेल नहीं हुआ आज तक। क्यों? सुनो, क्लास में आपको टाइम पे आना है, डेली होमवर्क करना है, 1000 क्वेश्चन अपने सॉल्व करा रहा हूं, विद लॉजिक सब कुछ याद करा रहा हूं, प्लस हर चैप्टर खत्म होते ही 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इतना करोगे तो ही मेरी क्लास में आगे बैठोगे, वरना 1 महीने के बाद दिखता है ना बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये पकड़ तेरी फीस, बहुत अकेडमी चला जा भाई कहीं, मुझे रिजल्ट खराब नहीं करना। आप अगर पढ़ाई में वीक हो, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, पर अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मेरी क्लास में आपकी जगह नहीं है भाई। मुझे है, मेहनत कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं। मेहनत नहीं करना चाहते, दुनिया भर की अकेडमीज हैं जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता बच्चा क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है ताकि मैं हर बैच के फर्स्ट क्लास में चौड़े बोल पाऊं कि मेरा 100% रिजल्ट है। दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, समझ नहीं आ रहा, रात को पूछो, दिन में पूछो, जब भी डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इनफैक्ट मैंने तो एक क्वालिफाइड सीएस रखा हुआ है आपके लिए यार, 8383947781 पीयूष नाम से। जब भी डाउट है, रात को 12 बजे डाउट है, फोन करके पूछ लो। इसका काम ही डाउट्स क्लियर करना है आपका। विद इन 3 घंटे आपका रिवर्ट आएगा। सिर्फ आपके लिए रखा है कि जब भी डाउट है पूछो डाउट। मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग में सकता हूं, काम पे मैं फोन नहीं ले पाऊंगा, रखा है मैंने बंदा, यार करो। मेरे साइड से एफर्ट में कोई कमी नहीं होगी। आपके साइड से ईमानदारी चाहिए कि जो आपने प्रॉमिस किया ना आज की, ऐसे पढ़ना है करियर बन जाए, तो करना पड़ेगा। और सही बताऊं तो यार, मैं इसलिए पढ़ा था कि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, वरना के हिसाब लगाओ ना, जितने बच्चे आप बैठे हो भी, जितनी फीस आप मुझे दोगे ना 5 महीने के मिला के, उतने में 1 दिन में कमा लेता हूं अपने सीए प्रैक्टिस के काम से। क्योंकि आप सिंपल सी बात हो, अगर मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं मतलब मुझे अच्छे से आता ही होगा ना। अगर मैं किसी क्लाइंट को बोलूं भाई तेरा बन रहा है 6 लाख का टैक्स, मैं इसको कम करके 1 लाख पे ले आऊंगा, कितना फायदा हो रहा है उसको 5 लाख का, क्या मुझे वो 3 लाख देनी देगा एडवाइस के नाम से ही? बस ये काम होता है। जितने पैसे आप मुझे दोगे ना 5 महीने मिलके, मैं 1 दिन में कमा सकता हूं उतने पैसे, कमाता भी हूं। पर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मुझे मजा आता है पढ़ाने में। और मेरा एम खाली आपको पास करना नहीं है, मेरा एम इस बात का होता है कि जब कल क्वालिफाई होकर बन जाओ प्रोफेशनल्स, याद रखो हाँ सर ने टैक्स पढ़ाया था, आज भी काम आ रहा है, मेरा वो एम है। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत से पढ़ सकते हो तो ही प्लीज यहां ज्वाइन करना, वरना दुनिया भर की अकेडमीज हैं, उनको ना आपका नाम याद होगा, आपको इतना पता होगा फीस जमा हुई है नहीं, उसके बच्चों कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगर आपने कहीं और पढ़ के देखना, पता लग जाएगा, डेमो में लोगे तो उनका सिंपल काम होता है आओ पढ़ो जाओ। मेरा काम होता है आओ पढ़ो, होमवर्क करो, याद करो, करियर बनाओ, तो मजा आएगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सारे कैलकुलेटर लेके आना। थ्योरी इतना ही था, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। और ये कोई डेमो नहीं था, मैं डेमो को अलग नहीं पढ़ाता, ये मेरी पहली क्लास थी। अब इसके आगे स्टार्ट होगा सेकंड क्लास में। मुझे पता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपको रुकना है रुको, कोई दिक्कत नहीं है। वरना पर मैं कोई ऐसे, कई टीचर्स क्या करते हैं डेमो में कुछ भी उठा के पढ़ा देते हैं, इजी टॉपिक। मैं लेके चलता हूं एकदम बेस से, सिंपल। अगली क्लास इसकी कॉन्टिन्यूस में चलेगी, सारी होंगी इन कॉन्टिन्यूटी। जिस दिन नहीं आ सकते मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करोगे या पर्सनल इन्फॉर्म करो कि आज मैं नहीं आ सकता, ये रीजन है, कोई दिक्कत, छुट्टी करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी होती है, पर इन्फॉर्म पहले कर देना। बस एक मैसेज करने में कुछ नहीं होगा आपका। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, बस इन्फॉर्म कर दो, आपको बैकअप रात तक मिल जाएगा। तो क्लास मिस नहीं होगी। पर हाँ, क्लास मिस कर रहे हो, अगली क्लास में आने से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैकअप देख के आओगे। बैकअप कैसे मिलेगा? यही भैया हैं, यही सर हैं आपके पीयूष सर। इनको आप जब एनरोल करा लोगे, इनको फोन करना या आपके लैपटॉप या मोबाइल जहां बोलोगे मेरी ऐप इंस्टॉल करा देंगे, सुबह क्लास रात तक उस ऐप के अंदर आ जाएगी, आप देख सकते हो। पर जिस फोन लैपटॉप में कराओगे उसी में देख सकते हो, कहीं और वो नहीं जाएगी आगे, क्योंकि हम प्रॉपर एनक्रिप्शन लगा के करते हैं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा लगा हो तो थैंक यू सर बोल देना। ओके, बाय बाय।